हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, जो कि हमारे बायो स्टेटिस्टिक्स के यूनिट थर्ड का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो देखिए, इससे पहले हमने यहाँ पे यूनिट सेकंड के लास्ट चैप्टर में पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बात करी थी, तो उसी का कंटिन्यूएशन होने वाला है हमारे यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी भी जो है देखा हुआ था अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे हमारे सिलेबस में जितने भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दिए हुए हैं उन सभी को यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे। बाकी देखिए, इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी, तो वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे, आप लोग को पेपर में लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, तो देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझे कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक होते ही क्या है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये हमारे क्या है, ये हमारा एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो है एक पार्ट है। ठीक है, जैसे हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दो तरीके होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आज हम लोग बात करेंगे अपने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। अब इसमें देखो बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट हम लोग तब लगाते हैं जब हमारे पास जो डाटा है वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिया होता है। बहुत ध्यान समझना। जैसे मान लो आप लोगों से जो है, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू जो कि आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, जो कि नंबर्स में दी होती है, ऐसे समझो। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के मार्क्स आप लोग को दिए हुए हैं, ठीक है, मान लो उसको कंपेयर करना है, किसी का वेट आप लोग को दिया हुआ वो कंपेयर करना है। तो ये सारी चीजें ना आप लोग यहाँ पे क्या है कि कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे जो मार्क्स है उसको आप गिन सकते हो कि हाँ 70, 80, 75। तो देखो, ऐसी कोई भी वैल्यू जो आप गिन सकते हो, अब वो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी छोटी या फिर कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर वो काउंटेबल नंबर्स में दी हुई है तो वो हमारी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसमें अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारा जो भी डाटा दिया है क्वेश्चन का, तो उस समय हम लोग लगाते हैं अपना पैरामेट्रिक टेस्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमारा जो डाटा है वो एक और तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है कि हमारा डाटा जो है कैटेगरिकल या फिर रैंक डाटा हो। देखो, कैटेगरिकल मतलब कि कैटेगरी, जैसे कैटेगरी क्या होती है, जैसे मान लो कि जेंडर दिया हो किसी का, जैसे मान लो मेल फीमेल एक कैटेगरी हो गई। जैसे मान लो चाइल्ड, ठीक है, यंग, ओल्ड एज, ये एक कैटेगरी हो गई। अब देखो, इस कैटेगरी को हम लोग काउंट थोड़ी कर सकते हैं। जैसे मतलब अब यहाँ पे ये मत बोलना कि मेल फीमेल मतलब दो लोग हो गए। जैसे अगर देखो, जैसे अगर मेल का डाटा दिया हो कि इतने मेल है इतने फीमेल है, तो वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपसे लोगों से कुछ ऐसी बातें हो रही है जहां पे मेल और फीमेल की बात हो रही है, समझ लो, वहां पे ये बात ही नहीं हो रही है कि यहाँ पे मेल फीमेल है कितने, तो वहां पे क्या है कि मेल और फीमेल कोई गिनती नहीं है। मतलब ये तो एक समझने वाली भावना है ना कि हाँ मेल मतलब मेल होता है, फीमेल है ना, तो ये जेंडर हो गया, तो ये क्या हो गई, कैटेगरी हो गई। या फिर रैंक। अब रैंक डाटा का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी को दर्द हो रहा है, ठीक है, मान लो कोई पेन हो रहा है किसी को, तो अब जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमें थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। जैसे आप मान लो किसी को दर्द होता है तो वो बताता है ना कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा बहुत हो रहा है, बर्दाश्त करने वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। तो जैसे पेन की क्या हो सकती है, कैटेगरी हो, मतलब रैंक हो सकती है। हम लोग इसको रैंक कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पेन जो है माइल्ड पे हो रहा है, ठीक है, या फिर मॉडरेट पेन हो रहा है, या फिर सीवियर पेन हो रहा है। तो देखो, अगर जो हमारा डाटा है, ठीक है, वो इस तरह का दिया हुआ है, तो इस तरह के केस में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं अपना नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, बहुत सिंपली समझना। बाकी अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से सारी चीजों को देखेंगे तो आप लोग समझ जाओगे। अब देखो, वैसे तो कहने को हमारा डाटा जो है, हमारा जो है कुछ इस तरह का होना चाहिए, होता इसी तरह का है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग कुछ सॉल्व कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, कोई टेस्ट लगा रहे हैं, तो हम लोग करते इसको जो है, कह सकते हो, हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं डाटा को, लेकिन डाटा हमारा ऐसा ही होता है। अभी आप लोग क्वेश्चन देखोगे तब समझोगे। बाकी आप लोग ये समझो कि हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे तब यूज करते हैं जब डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट में हमने जितने भी टाइप के टेस्ट देखे थे, और तो वहां पे क्या था कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा था, है ना, हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ग्राफ वगैरह सारी चीजें देखी थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में होता ही नहीं है। इसको हम लोग यहाँ पे इसीलिए क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का खेल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर्स का डाटा थोड़ी है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन नंबर्स के डाटा में हो सकता है, ठीक है, नंबर्स जब है ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। अब इंपॉर्टेंट अगर हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, तो यहाँ पे देखिए हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कोई नीड नहीं होती है। और इसके अलावा देखिए, हमारा स्मॉल सैंपल साइज अगर हमारा दिया हुआ है जनरली, तो वहां पे काफी सुटेबल होता है। और ये जो हमारे टेस्ट होते हैं, ये हमारे जो है जनरली, अभी आप लोग देखोगे, ठीक है, तो इसमें नेम, टेस्ट के नेम भी क्या होता है। जैसे एक होता है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, ठीक है, जो कि आप लोग को पढ़ना है।
और एक जैसे हमारा आता है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे अभी आप लोग देखोगे तो ये सारी चीज थोड़ा सा जब आप लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल देखोगे, एग्जांपल देखोगे, तब बेटर समझ पाओगे। बट आप सिंपली समझो कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, रैंक देते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे अपने डाटा को सबसे पहले रैंक देते हैं, रैंक करते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे रैंक करते हैं। तो मुझे पता है अभी नहीं समझ में आता, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। अगेन बायो स्टेटिस्टिक्स में क्या होता है कि कोई भी लेक्चर आप देख लो, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखो, एट लास्ट में जब न्यूमेरिकल वगैरह देखोगे तब सारी चीजें क्लियर होंगी। और यहाँ पे साइंस होते हैं, जैसे कुछ कुछ हमारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें हम हमारा प्लस माइनस का साइन हम लोग असाइन करते हैं। और फिर हमारा यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है मीन का बिल्कुल भी यूज नहीं करते, हम लोग यहाँ पे मीडियन की बात करते हैं। और यहाँ पे देखो ये हमारा ऑर्डिनल और नॉमिनल डाटा के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ऑर्डिनल और नॉमिनल डाटा क्या होता है, देखो बहुत सिंपल वही चीज है। ऑर्डिनल डाटा का मतलब होता है कि जब यहाँ पे हमारा कोई रैंकिंग हो, जैसे पेन, तो पेन क्या होता है, या तो किसी को बहुत कम हो रहा है ना, किसी को मॉडरेट हो रहा है, किसी को बहुत ही ज्यादा हो रहा है। जैसे परफॉर्मेंस, किसी की परफॉर्मेंस आप लोग चेक करते हो, क्या बोलते हो कि परफॉर्मेंस या तो अच्छी है या तो बुरी है या फिर एवरेज है, ठीक ठाक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो पुअर, एवरेज, गुड, है ना, एक्सेलेंट। तो ये सारी क्या हो गई, ये सारी हमारी रैंक डाटा हो गई, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल डाटा। और एक हमारा होता है नॉमिनल। नॉमिनल डाटा में हमारी क्या होती है, कैटेगरीज होती है, जैसे मेल फीमेल। जैसे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप क्या हो गया, एक कैटेगरी हो गई। जैसे ब्लड ग्रुप किसी का ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। अब इसको देखो, इसमें हम लोग काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे अब ये मत बोलने लग जाना कि ये तो 4 हो गए, नहीं, हम लोग यहाँ पे काउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि ब्लड ग्रुप क्या चीज है, समझ लो। तो ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। बेसिकली ये हमारे ऑर्डिनल और नॉमिनल डाटा कहलाते हैं। तो इनमें हम लोग यहाँ पे इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वैसे देखो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते तो बहुत सारे टाइप के हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर आप लोग अपना सिलेबस अगर देखने जाओ, ठीक है, तो सिलेबस में आप लोग के जो है सिर्फ आप लोग को जो है 3 टेस्ट के बारे में पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे अगर आप लोग अपना सिलेबस देखो तो आप लोग को पढ़ना है एक पहला विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। और देखो इसी को बहुत ध्यान से सुनना, इसी को हम लोग यहाँ पे मैन विटनी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। देखो मुझे कहना नहीं चाहिए बट सीरियसली बायो स्टेटिस्टिक्स का सिलेबस पता नहीं किसने डिजाइन किया है, मतलब कुछ भी बहुत सारा उल्टा सीधे चीजें दे रखी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अभी आप लोग आगे भी देखोगे तो ठीक है, तो आगे भी मतलब कई सारी चीजें पता नहीं कैसे दे रखी हैं, लगता है कि क्या ही बोला जाए, छोड़ो खैर। तो वही चीज है कि हमारा विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट और मैन विटनी यू टेस्ट, ठीक है, ये दोनों सेम ही है। तो ये एक टेस्ट हो गया। उसके बाद देखो एक हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्रूसल वैलिस टेस्ट, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हो गया। और तीसरा आप लोग को पढ़ना है फ्रैगमेंट टेस्ट। तो ये 3 आप लोग के सिलेबस में दे रखे, तो इन तीनों को ही हम लोग यहाँ पे काफी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। बाकी आप ये समझो कि होते तो ये बहुत सारे टाइप के, जैसे एक हमारा 1 सैंपल के लिए होता है ना, एक हमारा 2 सैंपल के लिए। अब इसमें भी हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, पेयर्ड हो गए। आप लोगों ने इसको थोड़ा बहुत जो है पेयर्ड हमारा जो है पैरामेट्रिक टेस्ट में भी देखा था कि हमारा एक पेयर्ड सैंपल होता है, जहाँ जहाँ पे हमारे क्या होता है कि दोनों ग्रुप आपस में रिलेटेड होते हैं, एक हमारा इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे देखिए अलग अलग जो है टाइप के सैंपल के लिए हम लोग अलग अलग टेस्ट का यूज करते हैं। बाकी देखिए इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में दे नहीं रखा है। हम लोग यहाँ पे जंप करते हैं अपने सबसे पहले अपने विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या होता है हमारा, अच्छा देखो इसका नाम रैंक सम क्यों है, अभी आप लोग यहाँ पे जब इसको देखोगे ना, जब इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका नाम रैंक सम है ही क्यों आखिर। बेसिकली इसके मेथड पे इसका नाम रैंक सम पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखो इसको हम लोग यहाँ पे मैन विटनी यूटेश के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा, और ये देखो जैसे हम लोग बात करें तो जैसे मान लो अगर आप लोग का डाटा न्यूमेरिकल में दिया होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो आप लोग लगाते हो अनपेयर टी टेस्ट। और अगर वही डाटा अगर मान लो हमारा जो है कैटेगरिकल फॉर्म में दिया तो हम लोग लगाते हैं हमारा विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। मतलब ये जो है अल्टरनेटिव होता है अनपेयर टी टेस्ट का। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा सा अगर आप लोग समझो तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तब बेटर समझोगे डेफिनेटली। बट यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास जनरली क्या होता है, जनरली जो हमारे पास एग्जाम्पल्स में आते हैं उसमें हमें 2 ग्रुप दिए होते हैं। जैसे हो सकता है आप लोगों से 2 ड्रग के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, कि एक बात बताओ, जैसे ड्रग ए और ड्रग बी के बारे में कुछ डाटा दिया होगा, ठीक है, और फिर पूछेंगे कि ये बताओ कि ड्रग ए और ड्रग बी सेम है कि डिफरेंट है। जैसे हम लोगों ने हाइपोथेसिस में देखा था ना, जब हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे कि दो दो जो हमारी दवाएं हैं वो सेम है कि डिफरेंट है, तो हम लोग नल हाइपोथेसिस क्या एज्यूम करते थे, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। और अल्टरनेटिव क्या होता था, हाँ देयर इज अ डिफरेंस। तो देखो वही सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है। देखो मेरी बात मानो, आप लोग थोड़ा सा जो है सेकेंड यूनिट को कनेक्ट करके इसको पढ़ना। मतलब ऐसा मत करना कि सेकंड और थर्ड यूनिट में बहुत ज्यादा गैप कर दिया पढ़ने में। सेकंड यूनिट जब आपने पढ़ी है तभी थर्ड यूनिट भी थोड़ा सा, स्पेशली ये वाला जो पोर्शन है ये देना तो सेकंड यूनिट में ही चाहिए, पता नहीं क्यों उसको थर्ड यूनिट में दे ही रखा है,
ठीक है। तो वही चीज़ है कि इसको थोड़ा-सा आप लोग कनेक्ट करके पढ़ना, तभी आप लोग समझ पाओगे। तो जैसे वहाँ पे भी हम लोग क्या करते थे, हमारे पास 2 डाटा दिया होता था, हम लोग पूछते थे। जैसे मान लो आप लोगों से दिया है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। अब इसमें कुछ डाटा आप लोगों से दिया होगा कि ग्रुप 1 में ये डाटा है, ग्रुप 2 का ये डाटा है, और फिर आप लोगों से पूछेंगे कि बताओ इन दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो उसी सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बेसिकली पता लगाते हैं। मतलब आप ये समझो, विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये पता लगाते हैं, हमारे पास डाटा दिया होगा, उसमें जनरली 2 वैल्यू होती हैं, और हम लोग ये पता लगाते हैं कि उन दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। टू टेस्ट वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन मीडियन और नॉट। तो मीडियन हम लोग बोल देते हैं कि हाँ, हम लोग यहाँ पे जनरली इसमें मीडियन से डील करते हैं, लेकिन आप ये समझो कि जनरली वही बात हो रही है कि हम लोग यहाँ पे 2 ग्रुप के बीच में पता लगाते हैं कि डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। अगेन थोड़ा सा पेशेंस रखो, एग्जांपल से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद देखिए, यूज्ड व्हेन डाटा इज नॉन नॉर्मल और ऑर्डिनल, तो ये हमने देखा है कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ऑर्डिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसमें फॉर्मूला की बात करें कि कौन सा हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन होता है, जो भी हमारा एग्जांपल हो, न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, तो देखिए इसमें हमारे 2 टाइप के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, दोनों को ही हमें अप्लाई करना होता है। एक हमारा होता है U1 के लिए, एक हमारा होता है U2 के लिए। अब U1 U2 क्या होता है, देखिए बेसिकली कह सकते हो, जैसे हमें जनरली क्या होता है, जनरली हमारे जो एग्जांपल्स होते हैं या फिर जो भी हमारे इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं, उसमें हमारे पास 2 वैल्यूज दी होती हैं। जैसे वो ड्रग ए ड्रग भी हो सकता है, ग्रुप 1 ग्रुप भी हो सकता है। तो ड्रग ए, ठीक है, मान लो ड्रग ए का जो डाटा है उसके लिए हम लोग निकालेंगे U1, और जो ड्रग बी है, ठीक है, उसके लिए हम लोग निकालेंगे U2 अपना। तो दोनों को ही निकालना होता है, और फिर हम लोग दोनों को निकाल के क्या करते हैं, वो सारी चीजें भी देखेंगे। बट सिंपली समझो, ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है। अब देखो, इस फॉर्मूले को अभी यहाँ समझने का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जंप करते हैं अपने न्यूमेरिकल पे, और वहां पे सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अगर हम लोग इसी और देखें कि इसमें हाइपोथेसिस हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है। जैसे हमें यहाँ पे ये पता लगाना है, हमारे पास 2 ग्रुप होंगे और हमें पता लगाना होगा उन दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एज्यूम करेंगे अपनी नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या एज्यूम करती है, जब भी डिफरेंस की बात होती है, देयर इज नो डिफरेंस, यानी कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। और अल्टरनेटिव क्या एज्यूम करती है कि हाँ, देयर इज अ डिफरेंस, मतलब कि कोई ना कोई डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हम लोग कैसे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो देखो अभी हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, फिर इसको देखेंगे, तब आप लोग खुद ही कहोगे कि हाँ, यही सारे स्टेप्स अप्लाई हुए थे। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमारा दे रखा है, अ क्लिनिकल स्टडी कंपेयर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग्स इन रिड्यूसिंग पेन स्कोर्स। बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे हमारे पास ड्रग ए और ड्रग बी, ठीक है, 2 ड्रग की क्लिनिकल स्टडी दी हुई है, जहां पे ये जो डाटा है, ठीक है, तो ये डाटा बेसिकली यहाँ पे किस चीज का दिया हुआ है, इन रिड्यूसिंग पेन स्कोर। मतलब ये डाटा दिया हुआ है कि जो दोनों दवाएं हैं, उन्होंने पेन को कितना कम किया, मतलब ड्रग ए ने कितना कम किया और ड्रग बी ने। अब यहाँ पे देखो पेन स्कोर कैसे दिया हुआ है, लोअर इज इक्वल टू बेटर। यहाँ पे देखो थोड़ा समझना कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, कि हमारे पास दिया हुआ है कि ड्रग ए और ड्रग बी का जो है कुछ डाटा दिया है। ये डाटा बता रहा है कि ये कि जो हमारी दवाएं हैं, ड्रग ए और ड्रग बी, इन्होंने दर्द को कितना कम किया। अब यहाँ पे देखो, इस डाटा से कैसे पता लगाओगे, लोअर इज इक्वल टू बेटर, मतलब जितना कम वैल्यू है उतना ज्यादा पेन उसने रिड्यूस किया। जैसे मान लो ड्रग ए, ठीक है, अगर मान लो वैल्यू हमारी 10 दी है, तो 10 का मतलब है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ड्रग ए ने इस वाले पेशेंट में ड्रग जो है पेन को रिड्यूस किया। जैसे आप ये समझो, ऐसे मान लो कि यहाँ पे ड्रग ए और ड्रग बी को 5 अलग अलग पेशेंट में दिया गया, ठीक है, और 5 पेशेंट में कितना पेन उन्होंने रिड्यूस किया। जैसे 5 पेशेंट जो कि दर्द से सफर कर रहे थे, उनको यहाँ पे 2 दवाएं दी गई, ड्रग ए और ड्रग बी, और उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि उन दोनों पेशेंट, मतलब उन 10 पेशेंट में या फिर उन 5 पेशेंट में कितना पेन रिड्यूस किया इन दोनों ड्रग ने, ठीक है। तो ड्रग ए ने जो पहले पेशेंट में किया, ठीक है, उसका डाटा 12 दिया हुआ है, दूसरे में 15, ठीक है, फिर तीसरे में 14, चौथे में 10 और 5वें में 13। अब यहाँ पे इससे हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि जितना कम वैल्यू है उतना बेटर पेन जो है रिलीफ हुआ है। मतलब अगर किसी की वैल्यू 10 है, मतलब कि वहां पे पेन को काफी कम कर दिया जो है इस ड्रग ने, ठीक है। वहीं पे 15 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे दर्द अभी उसने किया लेकिन बहुत कम नहीं किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लो 14 है, तो यहाँ पे भी चलो ठीक ठाक किया है, ठीक है। 12 यहाँ पे भी काफी अच्छा कर दिया है, 13, और उसके बाद ड्रग बी का डाटा देखो दिया, ड्रग बी का 18, 20, 17, 16, 19, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो, तो ड्रग बी ने जो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव रिजल्ट दिया है, वो कहाँ दिया है, वो अपने 16 वाले नंबर पे दिया है। बेसिकली कह सकते हो जो चौथा नंबर का पेशेंट है, इसमें जो है ड्रग बी ने सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे कम स्कोर है, और देखो पेन स्कोर क्या है, लोअर इज इक्वल टू बेटर, मतलब जितना कम स्कोर है उतना ज्यादा पेन उसने रिड्यूस किया है ना। और हमारा पर्पज क्या है, कि हमारा पर्पज यही है कि ड्रग ए और ड्रग बी पेन रिड्यूस करे। तो अब यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि आप एक बात बताओ, क्या ड्रग ए और ड्रग बी में कोई डिफरेंस है, मतलब क्या ड्रग ए और ड्रग बी
जो है कह सकते हो दोनों सेम ही तरह से काम कर रही है या फिर जो है कोई बेटर है। मतलब यहाँ पे आप सिंपली समझो क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या ड्रग ए और ड्रग बी में कोई एक ऐसी दवा है जो कि बेटर है या फिर दोनों सेम ही काम कर रही है। तो यही चीज हमें निकालनी है। अब देखो यहाँ पे डाटा किस में दिया हुआ है, पेन लेवल में, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल है, क्योंकि देखो यहाँ पे भले न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू बता क्या रही है, बता रही है लेवल। जैसे जितना कम न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ज्यादा पेन जो है रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एक एग्जांपल हो जाता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, टेस्ट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग्स इन यूजिंग बाय यूजिंग द विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। तो देखिए सिग्निफिकेंस लेवल यहाँ भी होता है क्योंकि हमें एट लास्ट में क्या करना है, देखो बिल्कुल सेम अप्रोच रहने वाली है। अगर आपने पैरामेट्रिक टेस्ट देखे हैं तो वहां पे जो जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते थे, जैसे एट लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या निकालते थे, एट लास्ट में हम लोग यहाँ पे हमारा जो भी कह सकते हो वैल्यू निकल के आती थी, जैसे हमारी जेड वैल्यू टी वैल्यू, उसको हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करते थे, है ना। क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करके हम लोग पता लगाते थे कि जो भी हमारा रिजल्ट आया है, ठीक है, वो सही है कि नहीं है। तो उसमें हमारा जनरली क्या होता था कि हमारा जो है कभी कभी लो होने पे जो है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती थी, कभी कभी हाई होने पे। तो देखेंगे सारी चीजें। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आ जाता है नल हाइपोथेसिस। अब देखो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस को एज्यूम करेंगे। अब नल हाइपोथेसिस हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि हाँ ड्रग ए और ड्रग बी में कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों सेम है, ठीक है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग्स, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या होती है, नल की जस्ट अपोजिट होती है। अब स्टेप 2 में देखो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में बहुत ध्यान समझना, हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारी वैल्यूज दी हुई है इनको हम लोग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कंबाइन कर देंगे, दोनों की एक साथ में। बहुत ध्यान समझना, समझते चलना। यहाँ पे विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में जो है मान लो दो हमारे पास डाटा दिए होते हैं। अब इन दोनों डाटा में जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पे एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज कर देते हैं। अब जैसे देखो अगर हम लोग दोनों में देखें तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 10 है ना। और सबसे बड़ी वैल्यू आप लोग देखो तो दोनों में कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 20। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसको 10 से लेके 20 तक बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इसका कोर कॉन्सेप्ट जो कि हो जाता है असाइन रैंक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस डाटा को रैंक करेंगे। रैंक कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपने जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया इसको यहाँ पे ऐसे ही लाइन से लिख दो, ठीक है। जैसे 10 हमारी सबसे छोटी है वैल्यू है, फिर हमारी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। बिल्कुल लाइन से हमें वैल्यू देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे करो क्या कि सबसे छोटी जो वैल्यू है, बहुत ध्यान से देखना, सबसे छोटी जो आप लोग की डाटा वैल्यू है उसको यहाँ पे पहली रैंक दे दो और उसके बाद देखो बढ़ते बढ़ते आप लोग यहाँ पे बाकी को रैंक देते जाओ, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 10 डाटा है, ठीक है, और 10 में हमारी हर वैल्यू जो है अलग अलग है और यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में है। तो यहाँ पे देखो 10 को आपने 1 दिया, 12 को 2, 13 को 3, 14 को 4, 15 को 5, 16 को 6, 17 को 7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सारी जो है बढ़ते हुए अरेंज में, और लास्ट वाली को यहाँ पे एट लास्ट में देखो 1 से स्टार्ट करो और जितनी डाटा है, जैसे मान लो यहाँ पे 6 होता, मान लो डाटा हमारे पास इतना ही होता तो हमारी लास्ट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे 6 रैंक देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रैंकिंग करनी है। अच्छा देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जैसे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास डाटा इस तरह है जहां पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, जैसे हर वैल्यू अलग अलग है ना। लेकिन कभी कभी मान लो हमारे पास डाटा ऐसा भी दिया होता है, जैसे मान लो हमारे पास डाटा कुछ ऐसा दिया हो जहां पे जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से आई, जैसे 10, 11 ये तो अलग अलग हो गई। लेकिन 13 मान लो हमारा 2 बार है, ठीक है, तो 2 बार है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 2 बार है तो ऐसे लिख देंगे। फिर मान लो 14, चलो ठीक है, फिर 15 हमारा 3 बार दिया हुआ है तो उसको ऐसे लिख लेंगे। फिर 17, तो यहाँ पे अब यहाँ पे आप लोग रैंकिंग कैसे करोगे, क्या यहाँ पे हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करेंगे कि पहले 10, चलो ये वाली सबसे छोटी है तो इसको 1 दे दिया, फिर 11 को 2 दे दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने 10 को तो पहले नंबर दे दिया, ठीक है, 11 को चलो दूसरी रैंक दे दी, लेकिन अब 13 को तीसरी रैंक तो चलो दे दोगे, सही बात है। लेकिन जो इसके बाद वाला जो दूसरा 13 है, क्या आप इसको कौन सी रैंक दोगे, क्या इसको आप लोग चौथी रैंक दोगे? क्यों चौथी रैंक क्यों दोगे, क्योंकि ये भी तो 13 ही है। तो क्या दोनों को 3 दोगे? नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। जैसे हमें ये भी नहीं करना है कि हम लोग यहाँ पे इसको तीसरा और इसको चौथा दें, और हमें ये भी नहीं करना है कि हम लोग दोनों को 3 दें, बल्कि हम लोग करेंगे क्या, बहुत ध्यान समझना। जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर यहाँ पे 13 की बजाय मान लो कोई बड़ा नंबर होता तो ये क्या होता है, नॉर्मली हम लोग इसको 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं। तो आप लोग करो क्या कि यहाँ पे देखो इसको 3 दो, ठीक है, मतलब 2 मत, सबसे पहले एज्यूम करो कि इसको आपने 3 दिया, ठीक है, और इसको आपने 4 दिया। अब करो क्या, जो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए थी, जैसे 3 और 4 आनी चाहिए थी, तो इनको क्या करो, 3 और 4 को जोड़ो, ठीक है, और 2 से कर दो डिवाइड। तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, 3.5। अब ये 3.5 है, इसको उठा के दे दो दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे 13 को भी आप लोग दोगे 3.5
और इस वाले को भी 3.5, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। अच्छा, अब यहाँ पे 14 को कौन सा नंबर दोगे? क्या इसको आप लोग यहाँ पे 4 दोगे? नहीं, 4 नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि 4 आपने इसको दे चुके हो। क्यों? कैसे? क्योंकि आपने देखो इन दोनों को जो है जोड़ के ही तो यहाँ पे वैल्यू जो है डिवाइड करी है। तो यहाँ पे देखो हमारा तीसरा और चौथा चला गया, अब इसको आप लोग डायरेक्टली 5वां नंबर दोगे। अब देखो यहाँ पे अब इस 15 पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो 15 के केस में क्या करेंगे भाई, 15 में भी हमारी जैसे 3 बार 15 दिया हुआ है, तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे 6 आता है, यहाँ पे 7 आता है, यहाँ पे 8 आता है। लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जो नॉर्मली आता है, तो जैसे नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली अगर मान लो यहाँ पे कुछ बड़ी नंबर दिए हो तो 6 7 8 इन तीनों को मिलता है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले जो मिलना चाहिए था उसको जोड़ो, 6 + 7 + 8। अब यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू हमने जोड़ी, 3, तो इसको कर दो 3 से डिवाइड। मतलब देखो जितनी नंबर आप लोग जोड़ोगे उतने ही नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 वैल्यूज हमने जोड़ी है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 7। अब तीनों को ही उठा के 7 दे दो। ठीक है, तीनों को ही 7 दे दो। अच्छा, अब यहाँ पे 17 को क्या दोगे भाई, देखो यहाँ पे आपने इसको जो है इसको नंबर कौन सा दिया था, जैसे यहाँ पे हमने क्या क्या जोड़ा, 6 7 8, तो देखो 6 गया, 7 गया, 8 गया, इसको आप लोग दोगे 9। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रैंकिंग करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना जब हमारी वैल्यू रिपीट हो रही हो, और अगर नहीं रिपीट हो रही तब तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे रैंकिंग कर देते हैं। अब देखो जब आपने रैंकिंग कर ली, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस, ठीक है, अब हमें वापस इस रैंकिंग को, जो रैंकिंग हर नंबर को मिली है, इस रैंकिंग को वापस हमें जो है ए और बी को जो है देना है। देखो ए में हमारा डाटा क्या दिया हुआ था, फिर से आप लोग एक बार डाटा देख लो। ए में हमारा डाटा दिया हुआ था 12 15 14 10 13। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए का डाटा इधर लिख लिया। अब यहाँ पे देखो हर एक को जो रैंक मिली है उसको आप लोग यहाँ पे सामने उसके लिख लो। जैसे ए का 12 को कौन सी रैंक मिली थी, दूसरी। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देखते हुए चलना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल है। जैसे 12 को कौन सी रैंक मिली थी, दूसरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 12 के सामने क्या लिख लिया, 2। फिर 15 को कौन सी मिली थी, 5वीं। देखो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, जैसे 15 को 5 मिला था, 14 को 4, 10 को 1, 13 को 3। ठीक है, तो जो रैंक मिली थी वो आप लोग वापस से डाटा में रख दो। ठीक है, जैसे ड्रग ए का जो डाटा था उसमें हमने जब रैंकिंग करी तो ये सारी रैंक मिली। रैंकिंग करनी कैसे, रैंकिंग करनी ऐसे है कि दोनों का डाटा लो। ठीक है, दोनों का डाटा उठाओ, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर रैंक करो। और रैंक जब मिल जाए तो रैंक मिलने के बाद आप लोग क्या करो, उसी ऑर्डर में रैंकिंग करो जिस ऑर्डर में डाटा पहले दिया हुआ था। ठीक है, तो इस ऑर्डर में डाटा दिया होता तो इसी ऑर्डर में हमने रैंकिंग कर ली। अब आप लोग क्या करो, ड्रग ए में जितनी भी रैंक मिली है, ठीक है, ड्रग ए की जो वैल्यूज है उनको जो जो रैंक मिली है, अब इसको जोड़ लो। ठीक है, तो इसको आप लोग जोड़ोगे तो R1 आ जाएगा 15, और ड्रग बी में भी जो रैंकिंग मिली इसको भी जोड़ लो, तो R2 आप लोग जोड़ोगे तो आ जाएगा 40। अब हमारा यहाँ पे आ जाता है स्टेप 5। तो स्टेप 5 में अब हमारा आ जाता है कैलकुलेशन। अब देखिए अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है 2 तरह के फॉर्मूले दिए हुए थे। ठीक है, हमें एक U1 निकालना है, एक निकालना है हमें U2। अब देखो अब यहाँ पे आप लोग जो है समझना कि U1 और U2 का क्या मतलब है। देखो U1 में क्या क्या दिया हुआ है, U1 इज इक्वल टू N1 N2 प्लस N1 इंटू N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस R1। देखो इसमें हर एक चीज को समझना। देखो यहाँ पे जो R1 है, ठीक है, तो R1 का मतलब क्या था, R1 का मतलब हमने देख ही लिया, R1 इज इक्वल टू सम ऑफ रैंक ऑफ ग्रुप ए। ठीक है, या फिर ड्रग ए। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें लोग सबसे पहले रैंकिंग करते हैं फिर रैंक को सम करते हैं, इसीलिए देखो इसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। तो U1 में देखिए, U1 में अब N1 क्या है, देखो इसमें जो N1 है वो है साइज ऑफ ग्रुप 1। बहुत ध्यान समझना। अब साइज का मतलब कि जो ग्रुप 1 है या फिर जो हमारा ड्रग ए है इसमें कितनी वैल्यूज दी हुई है। तो इसमें देखो इसमें हमने कितने कह सकते हो पेशेंट पे टेस्टिंग करी है, तो कह सकते हो 5। हमारे पास 5 वैल्यू दी हुई है, 1 2 3 4 5। तो जो यहाँ पे N1 है, N1 क्या हो जाएगा 5, और फिर N2 क्या है, N2 है साइज ऑफ ग्रुप 2। अब यहाँ पे देखो ग्रुप 2 की बात करो तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 ही वैल्यू है। जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों की वैल्यू सेम ही हो, ग्रुप बी और ग्रुप ए का साइज अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बाई चांस सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया N1 N2, क्या N1 N2 दोनों की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो देखिए N1 N2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 into 5 हो जाएगा, प्लस N1 की वैल्यू क्या है 5, N1 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस R1। अब R1 कितना है 15। देखो थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है, समझते चलना, एक एक स्टेप कैलकुलेट मतलब मैच करते रहना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 into 5 इज इक्वल टू 25, प्लस यहाँ पे देखिए 5 into 6 by 2 हमारा 15 हो जाएगा, और फिर माइनस 15। अब यहाँ पे जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो U1 की आ जाएगी 25। तो U1 हमने निकाल लिया। अब देखो U1 आपने निकाल लिया, अच्छी बात है। अब U2 भी निकालो। अब U2 का फॉर्मूला क्या था, तो U2 का फॉर्मूला भी देखो बिल्कुल सेम ही है हमारा। देखिए U2 का फॉर्मूला अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो U2 का फॉर्मूला हमारा देखा N1 N2, देखो सेम ही है, यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो N1 था इसकी जगह N2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बाकी यहाँ पे R1 की जगह R2 आ जाएगा। तो देखो बाकी सारी चीजें तो सेम ही है क्योंकि हमारा N1 N2 का साइज सेम ही है, तो यहाँ पे देखो ये सारा हो गया। बाकी R2 क्या था, R2 की वैल्यू 40 थी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो U2 की वैल्यू हो जाएगी 0।
अब देखो जब u1 u2 आपने निकाल लिया है तो आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को u1 u2 में से कोई एक ही वैल्यू लेनी है कंपेयर करने के लिए। जैसे एट लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे जितने भी अभी तक हमने टेस्ट देखे थे उसमें उसमें क्या होता था कि जब हमारी वैल्यू निकल जाती थी, जैसे मान लो हम लोग जेड टेस्ट करते थे तो जेड वैल्यू निकलती थी, उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते थे अपने क्रिटिकल वैल्यू से, है ना, लेकिन या फिर टेबल वैल्यू से। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास दो वैल्यू है, एक हमारी निकली है u1, एक हमारी निकली है u2, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही लेंगे हम लोग, लेकिन निकालेंगे दोनों। अच्छा निकालेंगे दोनों, क्यों निकालते हैं, क्योंकि दोनों को निकालने के बाद हमें देखना है कि दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, u1 छोटा है कि u2 छोटा है। तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग सिंपली देखो तो u1 की वैल्यू क्या आई थी 25 और u2 की आई है 0, तो यहाँ पे छोटी कौन सी है, छोटी है 0, तो यहाँ पे u की जो फाइनल वैल्यू निकल के आई है वो आई है 0। अब इस 0 को हमें कंपेयर करना है किससे, क्रिटिकल वैल्यू से। अब देखो क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालोगे, तो क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे आप ये समझो कि विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में हर एक की क्रिटिकल वैल्यू अलग अलग होती है। अब इतना आइडिया आप लोग को लग ही चुका है कि क्रिटिकल वैल्यू हमारी एक टेबल में दी होती है, ठीक है, और ये आप लोग को जनरली कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो दी जाएगी। बाकी आप ये समझो कि एक्चुअल में, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता ही नहीं है, मतलब यहां से आता है, थ्योरी से आता है, एग्जाम्पल से नहीं आता। लेकिन एग्जाम्पल मैंने आप लोग को समझाया ताकि आप लोग समझ पाओ कि थ्योरी है क्या, ठीक है, तो समझ लो। बाकी आप ये समझो कि अगर हम लोग यहाँ पे इस केस में बात करें जब n1 और n2, अच्छा यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू में कौन कौन सी चीजें ध्यान देनी होती है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल पे निकाल रहे हो। तो 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे अगर n1 की वैल्यू 5 हो और n2 की वैल्यू भी 5 हो तो क्रिटिकल वैल्यू हमारी लगभग 2 होती है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें जो हमारी वैल्यू मिली है u वैल्यू, u कितना मिला है 0, और क्रिटिकल वैल्यू हमारी कितनी है, क्रिटिकल वैल्यू है हमारी यहाँ पे 2। देखो ये हमेशा अलग अलग होती है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, इसीलिए मैंने बोला था वो लेक्चर थोड़ा सा टिपिकल था। आई होप आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी उसमें। तो यहाँ पे देखिए जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हमारी 2 है, u की वैल्यू 0 है। अब इस 0 को 2 से कंपेयर करना है। अब देखो 0 को 2 से कंपेयर करने पे कैसे रिजल्ट पता चलेगा, अगर देखो अगर जो u की वैल्यू है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर u की वैल्यू हमारी जो है क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है, क्रिटिकल वैल्यू से अगर u की वैल्यू छोटी है तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर जो हमारी यहाँ पे u की वैल्यू है वो बड़ी है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट। किस केस में, सिर्फ विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में। देखो हर एक के केस में अलग अलग सिनेरियो होता है, इसको भी ध्यान रखना। जैसे अभी हम लोग दूसरा टेस्ट देखने जा रहे हैं उसमें जस्ट उल्टा होगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में क्या होता है कि जो यू वैल्यू आप लोग निकालते हो अगर वो क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, और अगर जो यू की वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अब सिंपल सी बात है कि जो जीरो है वो क्या है, जीरो हमारा 2 से छोटा है, यानी क्रिटिकल वैल्यू से छोटा है। तो यहाँ पे देखो सिंस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2 हेंस वी रिजेक्ट द h0 मतलब कि नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। आई होप कि आप लोग समझ गए। बाकी देखिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो मिस कर दी थी, जैसे हमने क्या देखा था, हमने स्टेप्स मिस किया था। तो स्टेप्स देखो बिल्कुल सेम चीजें दी हुई कि नहीं। सबसे पहले आप लोग को नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को स्टेट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो है दोनों ग्रुप का डाटा कंबाइन करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर जो है आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मार्क्स या फिर रैंक असाइन करनी है। स्मॉलेस्ट क्या होती है, स्मॉलेस्ट सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है, फिर बढ़ते बढ़ते जो है रैंक देती जानी है। फिर यहाँ पे देखो फिर आप लोग को जो है हैंडल टाइज यूजिंग एवरेज मार्क्स। अब देखो हैंडल टाइज का मतलब है कि अगर वही चीज है कि यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मान लो कोई हमारा 2 नंबर बार बार आ जा रहा है, टाई हो जा रहा है, तो वहां पे आप लोग को एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज मतलब जैसे मान लो 2 नंबर टाई हुआ है तो जहां पे दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, 3 हुआ है तो 3 से डिवाइड करो, है ना। और उसके बाद देखो फाइंड सम ऑफ रैंक। अब उसके बाद हमने क्या करना है, R1 और R2 मतलब दोनों की रैंक को सम कर देना है। फिर U1 U2 को कैलकुलेट करना है, फिर स्मॉलर U को लेना है और फिर हमें क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करना है। तो देखिए ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। देखिए बाकी देखिए वही सारी चीजें हैं कि इसमें हम लोग यहाँ पे डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, है ना। और ये हमारा U1 U2 का फॉर्मूला होता है, और ये हमारी सारी R1 होता है सम ऑफ रैंक फॉर ग्रुप 1, ठीक है। ये हमारा साइज ऑफ ग्रुप 1 होता है, साइज ऑफ ग्रुप 2 होता है। बहुत ही सिंपल है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, ठीक है। समझ गए, समझ गए ओके। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड टेस्ट के बारे में, जो कि हमारा होता है क्रुशियल वैलिड टेस्ट। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये भी हमारा एक टाइप का नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। अब इसका यूज हम लोग कब करते हैं, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें हमारे पास जो डाटा है वो 2 से ज्यादा होता है। मतलब 2 से ज्यादा या फिर कह सकते हो 3, है ना। 2 से ज्यादा क्या होता है, 3 होता है। 3 या फिर मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप को जब हमें कंपेयर करना होता है और पता लगाना होता है कि ये तीनों ग्रुप
सेम है आपस में कि नहीं है, या फिर इनका मीडियन जो है सेम है कि नहीं है, तब हम लोग यूज करते हैं क्रुस्कल वैलिस टेस्ट को। और यहाँ पे देखो ये हमारा बिल्कुल अल्टरनेट होता है वन वे एनोवा का, मतलब अगर न्यूमेरिकल डाटा है तो वन वे एनोवा लगाओगे, और अगर कैटेगरिकल डाटा है तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे अपना क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है विलियम हेनरी क्रुस्कल और डब्ल्यू एलन वैलिस ने दिया था 1952 में, इन्हीं दोनों के नाम पे इसका नाम जो है पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, और 3 भी हो सकता है। टू टेस्ट वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन मीडियन, ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि जो तीनों ग्रुप हैं या फिर 3 से ज्यादा जो भी ग्रुप दिए हुए हैं उनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं है। और इसको हम लोग कब यूज करते हैं, जब डाटा नॉन नॉर्मल हो, डाटा हमारा ऑर्डिनल हो। हाइपोथेसिस हम लोग क्या एज्यूम करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, H0 होगा कि हमारे सारा ग्रुप सेम है, H1 होगा कि कोई ना कोई एक ग्रुप तो जो है डिफर कर रहा है। अब इसमें देखो, इसमें फॉर्मूला बड़ा थोड़ा सा टिपिकल सा आप लोगों को लग रहा होगा, बट बहुत सिंपल है। इस फॉर्मूले को अभी नहीं देखते, डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और वहां पे फॉर्मूले को समझेंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर भी हम लोग यहाँ पे बाद में ही देखते हैं, सबसे पहले डायरेक्टली अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कंपेयर इफेक्टिवनेस ऑफ 3 ड्रग्स बेस्ड ऑन पेन स्कोर। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास जो है 3 ड्रग दी हुई हैं और इनका पेन स्कोर दिया हुआ है। सेम चीज है यहाँ पे भी कि लोअर इज इक्वल टू बेटर, मतलब जितना कम है स्कोर उतना ज्यादा बेटर वो काम कर रही है, उतना ज्यादा पेन उसने रिड्यूस किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पहला स्टेप सेम ही होगा, जैसे हमने जो है विल्कॉक्सन रैंसम में किया था वही चीज होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा को कंबाइन करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करो, डाटा कंबाइन कैसे होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप लोगों को क्या करनी है, रैंक असाइन करनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम वही चीज है कि डाटा रिपीट हो रहा है, तो जैसे 4 एक बार है कोई तो पहली रैंक दे दी, लेकिन देखो 5 2 बार है तो इसको कैसे दोगे, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 2 और 3, तो क्या करो 2 3 को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को 2.5 दे दी। अब यहाँ पे देखो 6 भी 2 बार है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 3 आता, तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे 4 और 5 आता, तो यहाँ पे क्या करो 4 और 5 को जोड़ो, तो 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5, तो दोनों को 4.5 दे दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 7 भी 2 बार है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 जा चुका है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए था 6 और यहाँ पे आना चाहिए था 7, ठीक है। तो क्या करो 6 और 7 को जोड़ो, तो 6 और 7 13, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 6.5, तो दोनों को 6.5 दे दो। फिर 8, तो 8 देखिए अब यहाँ तक क्या है, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 जा चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, सिंपल। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रैंकिंग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रैंक को वापस जो है ग्रुप में जो है भेज देंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे 5 और 7 और 6, जैसे ड्रग ए की जो स्कोर है, ठीक है, तो ड्रग ए का स्कोर क्या था 5 7 6, और इसको रैंक क्या मिली थी, देखो 5वें को रैंक मिली थी 2.5, 7 को मिली थी 6.5, 6 को मिली थी 4.5। नहीं यकीन है तो फिर से आप लोग जाके देख लो, ठीक है। क्या देखना है, अरे देख लो ना, देखो 5वें को क्या मिली है, 5वें को मिली है 2.5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7वें को मिली है 6.5, देखो यहाँ पे 7वें को मिली 6.5, तो वही चीज है, उसको जो रैंक मिली उसको हमने जोड़ लिया, ठीक है। उसके बाद ड्रग बी, तो ड्रग बी में देखिए, ड्रग बी में ये वाली रैंक मिली है, और ड्रग सी में देखिए चौथी को मिली थी पहली रैंक, और 5वें को मिली थी 2.5, छठे को मिली थी 4.5, ठीक है। तो इन तीनों रैंक को हमने क्या किया, जोड़ लिया। देखो यहाँ तक तो सेम स्टेप फॉलो होगा, बस हमें अब क्या करना है, अब हमें 3 डाटा के लिए करना है। अब हमें देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे फॉर्मूला। अब फॉर्मूला इसका बड़ा थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो उसका फॉर्मूला क्या है, h इज इक्वल टू 12 अपॉन n अप 12, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई n अपॉन n प्लस 1, और उसके बाद देखो उसके बाद समेशन है ri का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ni माइनस 3 इंटू n प्लस 1। अब इसमें देखो 3 चीजें दी हुई हैं, पहला दिया हुआ है n, दूसरा है ri, तीसरा है ni, इनको हमें पता लगाना है। देखो n क्या होता है, n होता है कि टोटल कितना डाटा है, बेसिकली कह सकते हो, जैसे यहाँ पे टोटल जो डाटा आपने कंबाइन किया था वो कितना है, तो वो कितना है 9 है, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे ड्रग ए में देखो, ड्रग ए में कितने पेन स्कोर है 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो कितना हो गया 9, तो n हो गया 9। उसके बाद देखो जो हमारा यहाँ पे ये जो हमारा ni है, ठीक है, जैसे टोटल ऑब्जर्वेशन क्या होगा n हो गया। उसके बाद ni होता है सैंपल साइज ऑफ ईच ग्रुप। अब देखो ni कितना है, जैसे यहाँ पे हर एक सैंपल साइज कितना है, हर एक का सैंपल साइज कितना है, 3 ही तो है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ठीक है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा RI क्या है, सम ऑफ रैंक ऑफ ईच ग्रुप। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ रैंक मतलब कि RI मतलब यहाँ पे देखो R1 R2 और R3 की बात हो रही है, तो R1 कितना है 13.5, R2 कितना है 23.5 और R3 कितना है 8। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझना, जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है RI का स्क्वायर, और यहाँ पे समेशन भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो RI का स्क्वायर करो, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो जैसे आप लोग को जोड़ना तो इन तीनों को, जैसे आप लोग समझो इस समेशन का मतलब क्या है, इस समेशन को बहुत ध्यान समझना। जैसे अगर ये वैल्यू दी हुई है RI स्क्वायर डिवाइडेड बाई NI का समेशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस पूरी वैल्यू को आप लोग को जितनी भी है उनको जोड़ना है। तो देखो ये पूरी वैल्यू कितनी, हमें 3 ही तो मिलेगी, क्योंकि देखो RI मतलब क्या है, सम ऑफ रैंक, तो RI कितना है, एक है R1 है, एक है R2, एक है R3,
और देखो सेम हमारा यहाँ पे ni भी कितना है, ni भी हमारा 3 है, एक है n1, एक है n2, एक है n3। तो यहाँ पे देखो R1 कितना है, R1 हमारा है 13.5, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें R1 का स्क्वायर रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, RI का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमने R1 का स्क्वायर किया डिवाइड बाई, और इसका सैंपल ग्रुप साइज कितना है 3, ठीक है, तो 3 हो गया। उसके बाद देखो दूसरा हमारा R2 कितना है, R2 है 23.5, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, और डिवाइडेड बाई R2 का ग्रुप साइज कितना है 3, तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया। उसके बाद देखो 8 का स्क्वायर, यानी कि देखो जो हमारा जो हमारा R3 है, ठीक है, तो R3 कितना है, R3 हमारा 8, R3 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर लो डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे देखिए R3 का स्क्वायर, उसके बाद डिवाइड बाई 3, तो और उसके बाद -3 इंटू, अब माइनस देखो उसके बाद क्या दो, -3 इंटू n प्लस 1, तो 3 इंटू n कितना है, n कितना है 3 है ना, देखो सॉरी n कितना है 9 है, यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हुई है हमारी 9 है, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो थोड़ा सा ये है ना कि कॉपी पेन लेके बैठो, जैसे इस क्वेश्चन को आप लोग खुद भी सॉल्व करते चलो साथ में, तब ज्यादा मजा आएगा, तब ज्यादा बेटर आप लोग को समझ आएगा। उसके बाद देखो अब यहाँ पे आप लोग जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12/90, ठीक है, 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90, फिर यहाँ पे इसका जो आप लोग स्क्वायर करके जो है डिवाइड करोगे तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30, फिर आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12/90, फिर इन तीनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 266.16, उसके बाद आ जाएगा -30, फिर ये हमारा जाएगा, इसको जो है आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करोगे जाएगा 35.48 -30, फिर ये आ जाएगा 5.48, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक हमें h वैल्यू मिल गई। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, ये हमने निकाली h वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करेंगे किससे, क्रिटिकल वैल्यू से। अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे df इज इक्वल टू होता है k-1। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पैरामीट्रिक टेस्ट में, आई होप आपने देखा है। अब देखो यहाँ पे के क्या होता है, के होता है कि कितने हमारे पास ग्रुप हैं। जैसे क्रुस्कल वैलिस टेस्ट हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप हो। तो जैसे ये वाला एग्जांपल जो हमने देखा, इसमें कितने ग्रुप हैं, 3 ही तो हैं, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो यहाँ पे डीएफ कितना आ जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अब क्रिटिकल वैल्यू हम लोग 5% पे देखें, तो जब भी डीएफ यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 2 है और क्रिटिकल वैल्यू हम लोग 5% पे देखेंगे तो वो आ जाएगी 5.99 के आसपास। अब यहाँ पे देखो हम लोग कंपैरिजन कैसे करेंगे कि जो हमारी एच वैल्यू है, एच वैल्यू, ठीक है, अगर वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है तब आप लोग यहाँ पे क्या कर दो, एच नॉट को कर दो रिजेक्ट, रिजेक्ट। और अगर जो हमारी एच वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है, ठीक है, छोटी है, तो आप लोग कर दो एच नॉट को एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी क्रिटिकल वैल्यू क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है 5.99 और हमने एच कितना निकाला है 5.48, तो 5.48 क्या है, 5.99 से छोटा है, तो छोटे होने पे क्या होगा, अगर जो हमारा छोटा है तो आप लोग एच नॉट को एक्सेप्ट करो, या फिर एच नॉट को एक्सेप्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, है ना। जैसे फॉर्मल लैंग्वेज में एच नॉट को जब आप लोग एक्सेप्ट करते हो तो वहां पे आप लोग को लिखना होता है वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। तो देखो अगर आप लोग यहाँ पे इसको जो है हमारा जो है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट से कंपेयर करो तो जस्ट उल्टा है। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे छोटा आने पे क्या हो रहा था, हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया था। देखो सेम ही चीज है, बस उल्टा है। यहाँ पे थोड़ा समझना कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे भी तो यू हमारा देखो 0 क्या हुआ था, 2 से छोटा आया था, 2 क्रिटिकल वैल्यू थी, लेकिन हमने क्या किया था, एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया था। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो एच है वो हमारा जो है क्रिटिकल वैल्यू से छोटा आया, लेकिन फिर भी हमने एच नॉट को रिजेक्ट नहीं किया, हमने एक्सेप्ट किया। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है कि कहाँ जो है कब हमें छोटे रखने पे एक्सेप्ट करना है, कब बड़े रखने पे एक्सेप्ट करना है। तो देखो इसमें तो बहुत सिंपल है, याद कर लो, ठीक है। इसमें जस्ट उल्टा होता है, इस वाले में छोटा होगा तो रिजेक्ट कर देना और इस वाले में छोटा होगा तो एक्सेप्ट कर लेना, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो है अपने विल्कॉक्सन रैंक सम और हमारा क्रुस्कल वैलिस टेस्ट को देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फ्रीडमैन टेस्ट के बारे में। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे फ्रेडमैन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारा क्रुस्कल वैलिस टेस्ट था वहां पे हमने 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप को कंपेयर किया, लेकिन वो इंडिपेंडेंट थे, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो कैसे होंगे वो सारी चीजें देखेंगे। बाकी आप लोग ये समझो कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप को कंपेयर करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि उनके बीच में जो है कोई सिमिलरिटी है कि नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग तब यूज करते हैं, देखो वैसे वही सारी चीजें दी हुई। यहाँ हाइपोथेसिस क्या होता है कि हमारा सारा ट्रीटमेंट सेम है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है कि एटलीस्ट 1 ट्रीटमेंट डिफर। देखो ट्रीटमेंट का मतलब है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे जनरली जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, वहां पे हमारा
ट्रीटमेंट वगैरह दिया होता है, मतलब कि कोई हमारी ड्रग होती है, उसका ट्रीटमेंट होता है, सब्जेक्ट होते हैं, बेसिकली पेशेंट दिए होते हैं और उनमें हमारी ड्रग का ट्रीटमेंट दिया होता है। अभी आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे। जैसे इसमें अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला भी देखिए काफी अजीब सा होता है। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर वगैरह डिस्कस करेंगे। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, द ड्रग एबीसी आर टेस्टेड ऑन सेम 4 पेशेंट। तो यहाँ पे देखिए जब एक ही पेशेंट पे यहाँ पे जो है हमारा तीनों ड्रग टेस्ट की गई, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, डाटा हमारा पेयर्ड हो गया, रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पे देखिए पेन स्कोर वही चीज है कि लोअर इज इक्वल टू बेटर। अब यहाँ पे देखो ध्यान समझना, हमारे पास 4 पेशेंट है, हमारे पास 3 ड्रग है। इन चारों पेशेंट में इन तीनों ड्रग ने कैसा कैसा हमारा परफॉर्म किया है वो हमारा डाटा दिया हुआ है। जैसे पहले पेशेंट में जो ड्रग है उसने पेन स्कोर जो है हमारा दिया है 8, मतलब किसने दर्द को ठीक ठाक कम कर दिया। बी ने यहाँ पे 6 कर दिया। 6 का मतलब देखो लोअर इज इक्वल टू बेटर, यानी 6 सबसे कम इसने किसने किया है, बी ने। यानी इस पहले पेशेंट में सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट किसने साबित किया है, बी वाले ड्रग ने। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो हमारा दूसरा पेशेंट में भी यहाँ पे देखिए ए वाले ने 5, बी ने 4, सी ने 6, तो इसमें भी सबसे बेस्ट बी ने काम किया। तो मतलब इस तरीके से डाटा हमारा दिया हुआ है, समझ गए। अब इसको आप लोग को पता लगाना है कि हमारा जो है इन तीनों में कोई जो है कह सकते हो रिलेशन है कि नहीं है, ये तीनों सेम है कि डिफरेंट है, इन तीनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। तो अब इसमें देखो, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान समझना। सबसे पहले तो हम लोग यही करेंगे कि हम लोग यहाँ पे रैंकिंग करेंगे, लेकिन अब रैंकिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले वाला अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे। जैसे हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि तीनों का डाटा लाइन से लिख देते थे, है ना, ये नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग करेंगे क्या, रैंकिंग यहाँ पे बहुत स्मार्टली हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पे ईच रो को रैंक करते हैं। देखो रो क्या होता है, रो मतलब कि देखो रो मतलब इस तरह वाली लाइन, ठीक है, मतलब देखो एक होता है रो, तो रो मतलब जो हमारी ऐसे कॉपी में जो रो दी होती है ये हमारी रो होती है, और कॉलम मतलब कि जो हमारा इस तरह का दिया होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे ये क्या है, ये जो ए बी सी है ये क्या है, कॉलम है। और यहाँ पे देखो ये जो 1 2 3 4 है, जैसे 1 2 3 4 ये है रो। तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग ईच रो को रैंक करते हैं। ईच रो को रैंक करने का मतलब है कि आप लोग पहले पेशेंट में जो तीनों ड्रग का इफेक्ट है इन तीनों को रैंक करो। अब इन तीनों को रैंक करने का क्या मतलब है, देखो जब आप लोग हर रो को रैंक करोगे तो हर रो के बीच में रैंकिंग कैसे होगी। जैसे यहाँ पे देखो 8 6 7, तो सबसे कम डाटा किसका है, सबसे कम नंबर कौन सा है, 6, तो 6 को दोगे पहला नंबर, 7 को दोगे दूसरा, 8 को दोगे तीसरा। उसी तरीके से दूसरे में आओ तो यहाँ पे देखो 4 को दोगे पहला, 5 को दोगे दूसरा, 6 को देखो तीसरा, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ तो तीसरे में देखो 5 को दोगे पहला, 6 को दूसरा, 7 को तीसरा। फिर यहाँ पे चौथे में हमारा 5 को पहला, 6 को दूसरा, 7 को तीसरा, ठीक है। तो देखो सेम वही चीज हमारी दी हुई है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे कम नंबर सबसे पहली वाली रो में 6 नंबर हमारा सबसे कम है, तो 6 को देखिए पहला मिला हुआ है, फिर 7 को दूसरा, फिर 8 को तीसरा। इसी तरीके से हमने रैंकिंग कर दी ईच रो, है ना, हमने हर रो को रैंक कर दिया। स्मॉलेस्ट हमारा पहला होगा, उसके बाद वहां पे बढ़ाते हुए करते जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हर रो की जो रैंक आई उसको आप लोग यहाँ पे सम कर लो। तो यहाँ पे देखो जैसे अच्छा, अब देखो जब सम करेंगे तो सम हम लोग रो वाइज नहीं करेंगे, सम हम लोग कॉलम वाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो एट लास्ट में कंपैरिजन तो हम लोग एबीसी का ही कर रहे हैं ना। देखो एबीसी का कंपैरिजन आप लोग जब करोगे तो रैंकिंग रो वाइज करोगे, लेकिन जब जोड़ना होगा तो जोड़ने में ए के अंदर जो भी रैंक आई है, बी की जो भी रैंक आई, सी की जो भी रैंक आई, ऐसे जोड़ोगे। बहुत ध्यान समझना। अब आप लोग क्या करोगे, सम ऑफ रैंक करोगे कॉलम में, ठीक है। तो कॉलम में देखिए ए बी सी है, तो ए का आ जाएगा 10, बी का आ जाएगा 6, सी का आ जाएगा 8। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमारा जो वैल्यू, यहाँ पे हम लोग बेसिकली कह सकते हो एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर एफ कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 12/nk इंटू k प्लस 1 समेशन rj होल स्क्वायर, ठीक है, rj स्क्वायर माइनस 3 इंटू n इंटू k प्लस 1। अब इसमें देखिए इसमें हमें 3 चीजें पता करनी है, पहला k, दूसरा n और तीसरा rj। तो देखो n होता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट। नंबर ऑफ सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं रो में। रो मतलब देखो नंबर ऑफ सब्जेक्ट का मतलब है कि कितने पेशेंट पे टेस्टिंग हो रही है। तो देखो यहाँ पे कितनी रो है, हमारे पास 4 रो है, 1 2 3 4। तो जितनी रो होती है उतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट का मतलब कितने पेशेंट्स पे टेस्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे कितना, तो हमारा देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि n की वैल्यू आ गई 4। अब k हमारा क्या है, k हमारा यहाँ पे आ जाता है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कि कितनी ड्रग की टेस्टिंग हो रही है, मतलब कह सकते हो कितने सब्जेक्ट कितनी कह सकते हो जो भी हमारा ड्रग्स को आप लोग कंपेयर कर रहे हो। तो ये आप लोग देखोगे कॉलम में, ठीक है। तो जितने कॉलम उतने हमारा नंबर ऑफ ट्रीटमेंट हो जाएंगे। तो देखो कितने कॉलम है, 1 2 3। देखो इसको कॉलम मत गिन लेना भाई, ये तो हम लोग जो है दिखा रहे हैं ना।
एक्चुअल में तो यही 3 कॉलम है ना, तो वही चीज है। तो ए बी सी, तो हमारा के की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। और उसके बाद देखो आरजे है सम ऑफ रैंक फॉर ईच ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ रैंक फॉर ईच ट्रीटमेंट हमें मिल ही गया है। पहले को मिला, ए का मिला है 10, बी का मिला है 6, सी का मिला है 8। अब हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर करके जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हुआ, समेशन आरजे का स्क्वायर, इसका मतलब जो भी R1 R2 और R3 की वैल्यू है, तो आप लोग करो R1 का स्क्वायर करो प्लस R2 स्क्वायर करो, ठीक है, प्लस R3 का स्क्वायर करो, तो ये हमारा आ जाएगा समेशन आरजे का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सेम वही चीज है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 12, तो ये आ जाएगा 12। उसके बाद देखो एन क्या है, एन की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 4, ठीक है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने थे 4 इंटू के की वैल्यू कितनी है 3, एन 4 इंटू 3 इंटू के प्लस 1, तो के कितना है, के देखो 3 है और 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे देखो 4 आ गया। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि के प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, तो एन 4 इंटू 3 इंटू 4, देखो वही चीज है 4 इंटू 3 इंटू ये हमारा कितना आ जाएगा 4, 4 इंटू 3 इंटू 4। और उसके बाद देखिए उसके बाद हमारे रैंक, तो R1 की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, फिर 6 तो 6 का स्क्वायर, फिर 8 तो 8 का स्क्वायर, माइनस माइनस देखो क्या दिया हुआ है 3 इंटू एन, तो 3 इंटू एन, तो 3 इंटू एन कितना है 4 है, देखो एन कितना है 4 है, और इंटू के प्लस 1, तो के प्लस 1 भी 4 है। अब देखो इन सारी वैल्यू को जब आप लोग यहाँ पे जोड़ोगे तो एट लास्ट में आप लोग कैलकुलेशन वगैरह देख ही सकते हो, कर लेना खुद से भी थोड़ा सा कर लेना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली हमें डिसीजन लेना है। अब डिसीजन लेने का यहाँ पे क्या जो है अप्रोच है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आप लोग क्रिटिकल वैल्यू निकालो। क्रिटिकल वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो है कह सकते हो डीएफ हमारा कितना, तो डीएफ हमारा आ जाता है के माइनस 1, तो के मतलब वही कि आप लोग कितनी ड्रग्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग 3 को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 3, तो डीएफ आ जाएगा 2, क्रिटिकल वैल्यू 5% पे, तो देखो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू 2, जब हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 है और 5% सिग्निफिकेंस लेवल है, तो क्रिटिकल वैल्यू लगभग 5.99 के बराबर होती है। अब कंपैरिजन कैसे होता है कि जो भी आपने यहाँ पे ये वैल्यू निकाली है, अगर ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो एच नॉट को एक्सेप्ट कर लो, अगर ज्यादा है तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ पे हमारा जो है फ्रीडमैन टेस्ट निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो है जो फ्रीडमैन टेस्ट है और क्रुशिकल वैल्यू टेस्ट है, वहां पे हमारा एच नॉट का कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे वहां पे अगर जो है हमारी क्रिटिकल वैल्यू से एच नॉट जो है, मतलब जो हमारी वैल्यू निकल के आई, जैसे एक्स स्क्वायर एफ की वैल्यू है चाहे एच वैल्यू है, अगर वो क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो आप लोग एच नॉट को एक्सेप्ट कर लो या फिर फेल टू रिजेक्ट कर दो। लेकिन अगर यही चीज हमारा जो है हमारा जो है हमारा विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट में है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग एच नॉट को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो जस्ट उल्टा होता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना कि जो है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में क्या होगा कि अगर जो हमारी वैल्यू है, जो भी हमने वैल्यू निकाली है, अगर वो हमारी, ठीक है, सॉरी क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है, तो आप लोग क्या करो, एच नॉट को रिजेक्ट करोगे। और बाकी दो में क्या करोगे, बाकी दो में जो कि हमारा जो है क्रुशिकल वैल्यू टेस्ट और हमारा यहाँ पे फ्रीडमैन टेस्ट, इन दोनों में क्या करोगे, इन दोनों में अगर सेम कंडीशन होगी तो एच नॉट को आप लोग एक्सेप्ट कर लेना बस। तो यहाँ पे देखिए इसी के साथ हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कवर हो जाता है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बताइएगा प्लीज कमेंट करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।